अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप पाकिस्तान की ज्योग्राफी को देखें तो नॉर्थ से साउथ जो है, जो पानी का फ़्लो है, उससे बहुत सारी हाइड्रो एनर्जी जो है वो जनरेट की जा सकती है। अगर आप यहाँ पे साउथ में देखें तो यहाँ पे विंड एनर्जी जो है उसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कॉरिडोर हैं जहाँ पे 7 to 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हवा जो है वो मूव कर रही होती है। फिर अगर आप यहाँ पे बलूचिस्तान में देखें तो बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे सोलर एनर्जी आप जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो है पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल। अगर आप वर्ल्ड बैंक के स्टैट्स देखें तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि जी 0.07% अगर एरिया पाकिस्तान यूटिलाइज़ कर ले जो कि अवेलेबल है सोलर फोटोवोल्टाइक पावर जनरेशन सिस्टम के लिए, तो पाकिस्तान अपनी जो करंट डिमांड है उसको पूरा कर सकता है। ठीक है, 0.07%। देन अगर आप ये सोलर एनर्जी के लिए है, और अगर आप विंड एनर्जी की बात करें तो सेवरल कॉरिडोर हैं जहाँ पे एवरेज विंड स्पीड है 7.87 की। ठीक है, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है विंड एनर्जी या विंड टरबाइन को इंस्टॉल करने की वो 6.3 होती है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो विंड टरबाइन लगा सकते हैं। तो ये तो है जी पाकिस्तान का जो अवेलेबिलिटी है सोलर और आपकी विंड की। और पाकिस्तान प्रोड्यूस कितना कर रहा है? पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ 1500 मेगावाट जो है वो जनरेट करता है, जो कि सिर्फ 4% है इसकी टोटल कैपेसिटी का। ठीक है जी। तो और अगर आप उसकी जो टोटल जनरेशन है वो उसकी बात करें तो सिर्फ 2% है ये उसका। तो ये है पाकिस्तान के अंदर करंट सिनेरियो। और अगर नेपरा की आप रिपोर्ट देखें, जो कि आपकी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि एनर्जी सप्लाई को देखती है पाकिस्तान के अंदर, तो वो कहती है कि पाकिस्तान के अंदर जो पोटेंशियल है, जो पाकिस्तान की इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है, वो 38,000 मेगावाट है। ठीक है, ये ओवरऑल जो है डिमांड एंड सप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ। 38,000 मेगावाट जो है वो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सॉरी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और रिक्वायरमेंट आपकी है 25,000 मेगावाट, जो कि समर में जब पीक में होता है तो आपको मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो 25,000 मेगावाट की होती है, विंटर में इससे कम होती है। ठीक है, और उसके बावजूद आप जो है वो पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको देखते हैं, आपको बहुत सारी लोड शेडिंग भी मिलती है, आपको जो प्राइस हैं वो भी बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं। तो उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो इंस्टॉल्ड जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनके अंदर जो कैपेसिटी है वो 18 से 19,000 मेगावाट की है। यानी आप जो है वो 38,000 मेगावाट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कितनी? 25,000 मेगावाट, और आप पहुंचा कितनी सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 18,000 19,000। तो यहाँ से आपको लैक ऑफ गवर्नेंस नज़र आती है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है कि जो है वो आप बिजली बनाने के बावजूद उसको सप्लाई नहीं कर पाते हो। लाइन लॉसेस की मैं बात बाद में करूँगा। अच्छा, ये तो ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई था, ताकि आपको एक जो है वो आइडिया हो जाए। यहाँ पे जो है वो वर्ल्ड बैंक की स्टैट्स भी हैं कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होने के बावजूद 50 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि अभी तक जिनको बिजली प्रोवाइड नहीं की गई है। ठीक है, ये 2018 के स्टैट्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाओ कि एनर्जी मिक्स। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि पाकिस्तान में हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितनी करें। अभी हाइड्रो पावर के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट लगे बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में। उसके बाद टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी अभी जो है वो 33% हुई है। ठीक है, ये पाकिस्तान का एनर्जी जनरेशन मिक्स है। तो हाइड्रो पावर आप सिर्फ 33% जो है वो आप बना रहे हो। फिर आपके कोल से 20% जो कि बढ़ता जा रहा है, सी पेक के अंडर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। देन फ्यूल ऑयल से 5%, गैस से 11, न्यूक्लियर से 7, और ये जो ब्लैक एरिया है ये आपका विंड और सोलर का है जो कि 4% है। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो ये आपकी जो 34 + 4 अप्रॉक्स 35 to 37% जो है आप अभी बनाते हो। ठीक है, अपनी रिन्यूएबल एनर्जी से। और टारगेट जो है वो हमारा 2030 का वो है कि हमने 60% जनरेशन जो है वो हमने रिन्यूएबल एनर्जी से करनी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिचुएशन। और अब हम एक एक करके जो है वो डिस्कस करते हैं मामलात को। तो सबसे पहले बात करते हैं सोलर एनर्जी की। तो देखिए पाकिस्तान जो है उसमें पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। यहाँ पे जो है एनुअल एवरेज मीन डेली सोलर रेडिएशन मैंने शेयर किए हैं। जो ये रेड एरिया है ये 5.9 से 6.2 जो है वो इसकी रेटिंग है। ठीक है,
यानी किलो 5.9 से 6.2 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर हम जो है यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो रीडिंग्स हैं, ये बता रही हैं कि इतने, जैसे 5.9 है तो 5.9 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर से हम जो है वो जनरेट कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे ये जो आपका ये वाला एरिया है जो बलूचिस्तान के एडजेसेंट है, ठीक है, यहाँ पे भी आप जो है वो सिंध और पंजाब का मिक्स एरिया है, यहाँ पे आपका 5.5 से 5.8 तक का पोटेंशियल मौजूद है। फिर यहाँ से आपका 5.1 टू 5.4 और ये फिर आपका 4.7 से 5 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। अब पॉइंट ये है कि हमने ये इंस्टॉल कहाँ करना है और क्यों जो है हमें इंस्टॉल करना चाहिए, क्या मामला है। देखिए, बलूचिस्तान का बहुत सारा एरिया जो है ये छोटे छोटे जो है वो वहाँ पे गांव मौजूद हैं, छोटे छोटे रूरल एरियाज़ मौजूद हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत स्पेस है हमारे पास जहाँ पे हम जो है वो आपकी सोलर एनर्जी जो है उसके प्लांट लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, सोलर एनर्जी का फ़ायदा क्या होता है कि आपको देखें, जब कोई पावर प्लांट लगाते हैं आपको फ्यूल ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। कोल है ना, कोल है, फ्यूल है, एनर्जी है, वो आपको ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती है। सोलर के लिए कोई एनर्जी की आपको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। फिर दूसरा, जो एनर्जी आपकी जनरेट होती है वो बहुत ज़्यादा, उसकी कॉस्ट कम होती है कंपैरेटिवली जो आप फ्यूल से जनरेट कर रहे होते हो। तो ओवरऑल आप देखें कि इसका इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मुस्बत असरात पड़ सकते हैं। करंटली जो पाकिस्तान यूज़ कर रहा है सोलर एनर्जी, ठीक है, अच्छा, ये इट इज़ कैलकुलेटेड अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रिमोट विलेज विल बी इलेक्ट्रीफाइड थ्रू सोलर एनर्जी, यानी 40,000 रिमोट विलेज जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। देन आप सोलर एनर्जी की फ़र्दर अगर बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो सोलर एनर्जी छोटे छोटे हाईवेज़ पे इमरजेंसी टेलीफोन्स के लिए यूज़ हो रहा है, लाइट्स के लिए यूज़ हो रहा है, कैथोड प्रोटेक्शन सिस्टम जो आपके पाइपलाइन की कोरूजन को ख़त्म करने के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं, उसके लिए। फिर रेफ्रिजरेशन फॉर वैक्सीन एंड मेडिसिन के लिए यूज़ हो रहा है। ये बहुत छोटे छोटे यूज़ हैं, हम इसको बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हम जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की ज्योग्राफी और ये उसके स्टैट्स कि किस कहाँ कहाँ कितना कितना पोटेंशियल है। देन आपका सेकंड जो है वो है विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे जो डाटा है वो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड एनालाइज्ड बाय AEDB का है। वो कहता है कि पाकिस्तान के पास 60 किलोमीटर वाइड और 180 किलोमीटर लॉन्ग जो है वो पाकिस्तान के पास कॉरिडोर मौजूद है, विंड कॉरिडोर। यहाँ पे बहुत सारी इंस्टॉल्ड जो है वो कैपेसिटी ऑलरेडी है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी मौजूद है जहाँ हम लगा सकते हैं। द कॉरिडोर हैज़ द एक्सप्लॉयटेबल पोटेंशियल ऑफ 50,000 मेगावाट। पाकिस्तान की डिमांड कितनी है जी? पाकिस्तान की डिमांड है 25,000 इन समर। तो और हमारे पास सिर्फ इस कॉरिडोर में जो कैपेसिटी है वो 50,000 मेगावाट की है। मैं आपको फर्दर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाता हूँ। तो ये एरिया है वो, ठीक है, और यहाँ पे कुछ जो है ये आपने देखा है टरबाइंस कुछ लगी हुई भी हैं सोलर की, और बहुत ज़्यादा अभी पोटेंशियल मौजूद है जहाँ पे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है वो सेकंड हो गई विंड की। अब आप आ जाएं हाइड्रो के ऊपर। तो हाइड्रो में आपको पता है कि पाकिस्तान जो है उसमें नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो है वो फ्लो कर रहा है पानी। और यहाँ पे अगर आप अवेलेबिलिटी की बात करो तो सिर्फ जो है वो आपके जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहीं पर 100 टू 300 मेगावाट की पोटेंशियल मौजूद है जो कि पानी के फ़्लो से आप बना सकते हो। और ये बिजली बहुत सस्ती होती है। ठीक है, एक रफ़ एस्टिमेशन के मुताबिक 2 या 3 रुपए का ये यूनिट पड़ता है। हाँ, इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी ज़्यादा होती है लेकिन इसकी जो जनरेशन कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। और आपका जो कोल है या दूसरे हैं वो 10, 11, 12, और अब क्योंकि कोल के प्राइस या जो आपके फ्यूल है उसके प्राइस बढ़ रहे हैं तो ये इससे ज़्यादा एक्सीड कर सकता है। तो यहाँ आपको हाइड्रो एनर्जी में जो कॉस्ट आप बचाओगे वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। देन आप पंजाब में देखो तो पंजाब में 300 साइट्स मौजूद हैं जहाँ पे 350 मेगावाट जो है आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, फिर आप बहुत सारे आपके पास और जो है वो रीजन मौजूद हैं जहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हो हाइड्रो एनर्जी। और पाकिस्तान में अभी तक जो है वो टोटल 228 रन ऑफ रिवर टाइप जो प्लांट हैं वो ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं जिनकी 3 मेगावाट जो है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। नॉर्दर्न एरियाज़ में छोटे छोटे टरबाइन लगाए गए हैं जो कि छोटे छोटे रीजन्स को कवर कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी पॉलिसी है। ठीक है, लास्ट गवर्नमेंट ने ये काफ़ी सारे छोटे छोटे टरबाइन वहाँ पे इंस्टॉल किए थे। देन हाइड्रो के बाद आप बायोमास पे आ जाओ
तो बायोमास में जो है वो आपके पास क्या क्या आता है? बायोमास कंसिस्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स और द रिमेन्स ऑफ ग्रोइंग थिंग्स। इट इंक्लूड ट्रीज, ग्रास, क्रॉप्स, एग्रो रेजिड्यूज़, यानी जो आपके एग्रीकल्चर का रेजिडुअल होता है, जो वेस्ट होता है वो, और बहुत सारे केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के रेजिड्यूज़ वो भी इसमें यूज़ होते हैं। एनिमल की जो वेस्ट होता है वो होता है। ये सारी चीज़ें बायोमास में आती हैं। पाकिस्तान में ऑलरेडी 8,000 जो है वो बायोमास के थ्रू प्लांट लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड सूट फ्री क्लीन गैस फॉर मीटिंग कुकिंग एंड एनर्जी नीड्स एज वेल एज enriched biofertilizer for improvement of fertility and productivity of agricultural land। तो ये बायोमास का पोटेंशियल पाकिस्तान में था। अब हम बात कर लेते हैं। अच्छा जी, वे फॉरवर्ड के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा, अगर हम हाइड्रो पावर को देखें तो आपके जो सबसे मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है वो ये होता है कि जी जब आप टरबाइन लगाते हो, हाइड्रो टरबाइन, तो पानी का फ्लो जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो आपने क्या करना है, रन ऑफ रिवर टाइप प्लांट लगाने। ये वो छोटे छोटे टरबाइंस होते हैं जो कि पानी के फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करते। तो ये जो इंटर प्रोविंशियल एक इश्यूज़ हमारे यहाँ चल रहे हैं ये पानी को लेकर, वो रिजॉल्व हो सकते हैं अगर आप रन ऑफ रिवर टाइप प्लांट्स लगाओगे तो आपके पानी का फ्लो डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे तो आप बहुत सारे माइक्रो प्रोजेक्ट्स लगा सकते हो। इस तरह से आप जो है वो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हो। देन आपके पास जो है वो एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। आपका बहुत सारा पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है क्योंकि आप जो है वो ना तो आप स्टोर करते हो ना आप उसको यूटिलाइज़ करते हो, ठीक है। फिर आपकी जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक नहीं है। आपका कैनाल सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है पानी, ठीक है। जगह जगह से जो है वो नीचे से उसके इरोजन हुई हुई है। तो ये मामलात आपके वाटर मैनेजमेंट में आपको देखना होगा। आप वाटर मैनेजमेंट बेहतर करोगे तो आप और जो है वो ऑटोमेटिकली इसको यूटिलाइज़ कर पाओगे पावर जनरेशन में। देन लाइन लॉसेस को, ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर मैं बाद में आता हूँ। हाँ, आप बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो प्रोजेक्ट लगा सकते हो। जैसे मैंने जो रीजन दिखाया आपको बलूचिस्तान के, आपको मैंने जो है वो सिंध के कुछ रीजन दिखाया जहाँ पे विंड एनर्जी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और बलूचिस्तान में तो बहुत सारा 90% लोगों के पास अभी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद ही नहीं है। तो आप वहाँ पे जो है सोलर एनर्जी इंस्टॉल कर सकते हो और जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकते हो। देन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल होती है, जो आपकी फ्यूल है, ठीक है। थर का इलाका है, वहाँ पे अगर आपके पास सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है तो आप लोगों को सोलर एनर्जी प्रोवाइड करें, ठीक है। वहाँ पे आपको फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन नहीं करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आपका जो इतना ज़्यादा एरिया जो अनयूज्ड है वो यूटिलाइज भी हो जाएगा, ठीक है। देन आप अगर जनरल पर्सपेक्टिव में देखो तो आपको अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ानी होगी, चाहे आप रिन्यूएबल के लिए जाओ या आप जो है वो नॉन रिन्यूएबल के लिए जाओ। आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो ट्रांसमिशन की है वो 18 से 19 हज़ार है। आपकी डिमांड 25,000 गर्मी में हो जाती है तो आप पूरी नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे जो है गुड गवर्नेंस चाहिए होगी ताकि आप बजट को इस तरह से एलोकेट कर पाओ कि यहाँ पे आप जो है उसको यूटिलाइज़ कर सको। देन आप जो है ये जो आपने आईपीपीज़ के साथ इतने महंगे महंगे मुआहदे किए हुए हैं, ठीक है, आप उसको कम कर सकते हो। अब मैं एक एग्जांपल शेयर कर दूं जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी शेयर की थी। मैं उसका लिंक भी आई बटन में दे दूंगा कि हम जो है जो आईपीपीज़ हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट हैं, उनके साथ हमारे मुआहदे इस तरह के हैं कि वो चाहे आपको 8,000 मेगावाट दे रहे हो, सॉरी 800 मेगावाट दे रहे हो या 900 मेगावाट दे रहे हो, लेकिन अगर उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1200 मेगावाट है तो गवर्नमेंट ने उनको पैसे 1200 मेगावाट के ही देने हैं। क्यों? क्योंकि वो अवेलेबिलिटी शो कर रहे हैं। गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा हो रही है तो ये गवर्नमेंट जो है आपके मुआहदे इतने लीनियंट हैं कि आपको पैसे उनको 1200 मेगावाट के ही देने पड़ते हैं, क्योंकि आपके पास सर्दी में रिक्वायरमेंट कम हो जाती है तो आपका जो लोड है वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो इतने लीनियंट मुआहदे आपको नहीं करने चाहिए, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इनकरेज करना चाहिए कि आप उसको ट्रांसमिशन लाइन या फिर माइक्रो प्रोजेक्ट जो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज के हैं वो करें। अगर आप सीपेक को देखें, आपने ज़्यादातर कोल फायर्ड पावर प्लांट लगाए हैं जो अगेन आपके लिए एक मसला है, क्योंकि जब आप कोल जो है पाकिस्तान के यूटिलाइज़ कर नहीं सकते, उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सल्फ़र बहुत ज़्यादा है। तो फिर आप इंडोनेशिया से कोल मंगवा रहे होते हो और फिर अगेन जब फ्यूल कॉस्ट बढ़ती है या आप जो है वो प्रोटेक्शन मेजर्स लेते हो, ठीक है, तो आप जो है वो उसके ऊपर अगेन चार्जेस बढ़ा देते हो, ठीक है। डॉलर में उसकी ट्रेड हो रही होती है, डॉलर की जो है वो रेट ऊपर जाते हैं, मनी डिवैल्यूएट होती है, अगेन आपका जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन प्राइस हैं वो बढ़ जाती हैं। तो ये मामलात आपको देखने होंगे, तभी आप जो है वो एक एफिशिएंट सिस्टम पाकिस्तान को दे पाओगे।
आखिर में आपके लिए एक छोटा सा पैगाम, आप जहाँ भी हैं, जिस जिस ओहदे पर मौजूद हैं, एक सिटीज़न की हैसियत से गली मोहल्ले या फिर किसी और जगह पर मौजूद हैं, अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को जानिए, अपनी ज़िम्मेदारियों का बहुत ख्याल रखिए और उनको पूरा कीजिए। इसी तरह से आप एक बेहतर पाकिस्तान बना सकते हैं। अगर छोटी छोटी चोरियाँ जो हैं वो कम नहीं होंगी तो हम कभी भी इन बड़े चोरों को अपने सर से नहीं उतार सकते। बराए मेहरबानी अपने और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।